विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने श्वसन की जो प्रक्रिया है उसका सेकंड चरण, गैसों का विनिमय। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चरण पढ़ा था, जिसको हमने कहा था फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय स्वातन। तो फुफ्फुसीय स्वातन को हम नॉर्मली हमने कहा था कि सांस लेना अर्थात फेफड़ों में वायु का भरना और बाहर निकालना। तो वो कैसे हो रहा था, तो देखिए हमने ये उसमें ये देखा था कि जैसे ये हमारे है एक पसलियों का पिंजरा है और यहाँ पर होता है हमारा डायफ्राम। तो जब ये हमारा डायफ्राम है वो संकुचित होकर इस ये चपटा हो जाता है, इस तरह से आ गया, तो नीचे की तरफ आ गया ये उधर की तरफ। और पसली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो हमारी इन पसलियों को ऊपर की तरफ उठाकर इस पोजीशन में लेके आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी जो निःश्वसन में ये हो रहा है, निःश्वसन में तो हमारी जो वक्षकोआ का आयतन है वो बढ़ गया। वक्षकोआ का आयतन बढ़ने से वायु दाब कम हो गया और फेफड़ों में वायु आकर भर गई। तो निःश्वसन किसके द्वारा, कौन कौन सी पेशियों द्वारा संपन्न हुआ? एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कारण के संकुचन के कारण और डायफ्राम की अरेय पेशियों में संकुचन के कारण। तो हम ये कह रहे हैं कि जो निःश्वसन है वो निःश्वसन किसके द्वारा हो रहा है? डायफ्राम की पेशियों के द्वारा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसके द्वारा हो रहा है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। जबकि निःश्वसन में क्या होता है, ये डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में चला जाता है धीरे धीरे आराम की अवस्था में, तो ये सक्रिय रूप से काम नहीं करता है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी अपने आराम की अवस्था में चली जाती है। तो जैसे ही आराम की अवस्था में जाती है तो पसलियों में भार होता है, वेट होता है, तो उस वेट के कारण पसलियाँ वापस नीचे की तरफ जाने लगती है। तो एक तो डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में चला गया, पसलियाँ नीचे जा रही है, तो उस स्थिति में उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात फेफड़ों का जो आयतन है वो कम होने लगेगा, वायु दाब बढ़ने लगेगा और वायु को हम फेफड़ों से बाहर भेज देंगे। तो ये उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में हम कह रहे हैं कि उत्सर्जन में एक तो देखो कौन को उत्सर्जन में तो एक नॉर्मली प्रक्रिया है कि निष्क्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं या वो कठोर परिश्रम करते हैं तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और हमारी जो उदरीय पेशियाँ होती है, उदरीय पेशियाँ ये ऊर्जा खर्च करके काम करती है, तब हम इसे सक्रिय प्रावस्था मानेंगे। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और उदरीय पेशियाँ कब काम करेगी? जब उत्सर्जन तेज़ी से करने की ज़रूरत है, वरना ये नॉर्मली जब होता है तो ये फेफड़ों के बाहर के रिब्स के बाहर के कारण और डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की नॉर्मल प्रक्रिया द्वारा ये होने लगता है। उत्सर्जन वैसे सामान्यतः निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन सक्रिय प्रक्रिया। तो हमने ये पूरा वीडियो देखा था, तो आप इसको देखिएगा। ये श्वसन, फिर इसको चरण से पढ़ने से पहले अपन एक और देख लेते हैं कि जो फेफड़ों में वायु को भरने और बाहर निकालने की क्रिया, जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर जिसको अपन ब्रीथिंग रेट बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट वो कितनी होती है? तो एक नवजात जो शिशु होता है जिसने जन्म लिया है उसकी श्वसन दर आपको ज़्यादा मिलेगी, ये प्रति मिनट होती है 40 से 50 प्रति मिनट, क्योंकि नवजात शिशु में शरीर ग्रोथ कर रहा होता है, नई नई सेल बन रही होती है, तो नई नई कोशिकाओं उसके शरीर की ग्रोथ के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ब्रीथिंग रेट हमेशा ज़्यादा मिलेगी। जबकि एक जो वयस्क होगा, वयस्क मानव होगा, उसके अंदर 12 से 16 प्रति मिनट सामान्य, ये सब सामान्य स्थिति है कि 12 से लेकर 16 श्वसन दर प्रति मिनट के हिसाब से चल रही है, तो वो नॉर्मली श्वसन माना जाता है। इससे ज़्यादा और इससे बहुत कम असामान्य स्थिति होती है। लगभग 50 वर्ष मानव में 50 साल तक जाते जाते ये श्वसन दर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और लगभग ये 18 से 25 प्रति मिनट की ये दर हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ अपघटन क्रियाएं बढ़ने लगती है। तो अपघटन क्रियाओं के बढ़ने से
और कोशिकाओं को ऑक्सीजन कम मिलने के कारण श्वसन दर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आज इसके बाद हम चर्चा करेंगे गैसों के विनिमय के बारे में। आखिर जब हमने फेफड़ों में वायु को भर लिया है और हम कह रहे हैं कि फेफड़ों में वायु कौन कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। तो जैसे हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% होती है, हम 78% उसको मानते हैं, ऑक्सीजन होती है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.03%। ये और इसके बाद में जैसे जो आर्गन आती है वो अक्रिय गैसें हैं, इसके धूल के कण बहुत सारी और भी गैसें हैं। तो नॉर्मली ये संगठन है। तो ये सभी फेफड़ों में हम इन सभी गैसों को भरते हैं, लेकिन इनमें अवशोषित कौन सी होती है? केवल और केवल ऑक्सीजन, इसका अवशोषण होता है। अब इस 21% पूरी ऑक्सीजन भी अवशोषित नहीं होती है, इसी में कुछ ही लगभग 4% ऑक्सीजन का ही अवशोषण हो पाता है। बाकी 17% O2 है वो वापस बाहर निकाल दी जाती है। तो ये जब बाहर निकालती है तो ये कम होकर आएगी, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ये बढ़कर आएगी। क्यों बढ़कर आएगी? क्योंकि ऊतकों में और कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, तो वो इसके अंदर और जुड़ जाती है और ये लगभग 4% होकर बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फेफड़ों में वैसे सभी गैसें भरी जाती है, लेकिन अवशोषण केवल ऑक्सीजन का होता है। उसमें भी केवल 4% अर्थात 17% जो O2 होती है वो तो वापस ही अपन बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो गैसों का विनिमय है ये होता क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायु कुपिका है और वायु कुपिका की जो श्वसन झिल्ली है, जिसमें 3 परतें हमने पढ़ी थी, श्वसन झिल्ली में से विसरण द्वारा O2 व CO2 का आदान प्रदान करना ही गैसों का विनिमय कहलाता है। तो वायु कुपिका, जैसे हमने पता कि ये पैलिनोमा वायु कुपिका है, तो इसकी भित्ति 2 तो इसकी भित्ति और एक है हमारी ये है, जैसे ये केशिका है। तो ये त्रिस्तरीय भित्ति की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आई, तो यह ऑक्सीजन है इस श्वसन झिल्ली में से रक्त के अंदर प्रवेश करेगी और रक्त में जो CO2 होती है वो कुपिकाओं में आएगी। तो ये जो श्वसन झिल्ली है, इसको हम क्या कह रहे हैं? श्वसन झिल्ली, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इस श्वसन झिल्ली में से ऑक्सीजन का किधर की ओर आदान प्रदान हुआ? कुपिका से रक्त की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड का किधर हुआ? रक्त से कुपिका की ओर। तो ये जो विनिमय हो रहा है ऑक्सीजन का कुपिका से रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से कुपिका में, ये जो विनिमय है ये है गैसों का विनिमय। और किसके माध्यम से? श्वसन झिल्ली के माध्यम से। श्वसन झिल्ली किसकी पार्ट है? वायु कुपिका का पार्ट। तो वायु कुपिका में जो श्वसन झिल्ली होती है उसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान। और किस तरह से? ऑक्सीजन का तो वायु कुपिका से रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से वायु कुपिका में जो आदान प्रदान हो रहा है वो गैसों का विनिमय है। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय हो वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। ऑक्सीजन का तो कुपिका से रक्त में हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से कुपिका के अंदर हो रहा है। तो एक तरह से विपरीत ये विसरण हो रहा है। और विसरण की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? विसरण में होता क्या है? ये आप देखो, ये विपरीत प्रक्रिया है। अब हम कह रहे हैं कि ये विसरण क्या है? तो विसरण क्या होता है? ये एक नॉर्मल प्रक्रिया समझ लो कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। वैसे ये इसका एक पॉइंट है। चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस, कोई भी पदार्थ हो, वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का प्रयास करता है। उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो जो ये विसरण की दर है, इस झिल्ली से जो विसरण की दर है वो किस पर निर्भर करेगी? तो यहाँ पर ये निर्भर करेगा
जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन के गैस का जो आंशिक दाब होगा उस पर निर्भर करेगा। तो ये जो श्वसन झिल्ली में विसरण की दर है वो गैसों के आंशिक दाब के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखो, अगर हवा वायु प्रदूषित होती है तो गैसों का आंशिक दाब कम होता है, तो विसरण भी कम होगा, तो हमारा दम घुटेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी शरीर को। गैस का आंशिक दाब ज़्यादा होगा तो विसरण भी ज़्यादा होगा, विसरण ज़्यादा होगा तो शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। अब बात आता है कि ये आंशिक दाब क्या है। तो आंशिक जो दाब होता है वो क्या है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं आंशिक दाब की। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गैस होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उस वायुमंडल के अंदर। वायु में कोई गैस कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस का आंशिक दाब वायु में उपस्थित उसकी प्रतिशतता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अर्थात वो वायु में कितने प्रतिशत उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई गैस वायु में कितने परसेंट उपस्थित है तो उसे हम आंशिक दाब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वायु है, उस वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% है। तो इसकी जो प्रतिशतता है वो निकालेंगे अपन, परसेंटेज। अभी तो ये 21% है वायु में, लेकिन अब इसके जो आंशिक दाब निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो ये तो इसकी प्रतिशत मात्रा हो गई। हम कह रहे हैं वायु में उपस्थित उसकी प्रतिशतता को के समानुपाती, प्रतिशतता के समानुपाती होता है। तो जैसे मान लिया हमने कि वायु में ऑक्सीजन 21% है और हम वायुमंडलीय हमारा दाब है उसको हम मानते हैं 760 mmHg के बराबर, मानते हैं। ये मापा गया है कि सामान्य तो वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg होता है। तो अब हम इस O2 का आंशिक दाब, O2 का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो निकालेंगे। तो इस वायुमंडलीय दाब में आंशिक दाब कितना होगा ऑक्सीजन का, तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा वो 100 में से 21% है। ये टोटल 100 में से 21% ऑक्सीजन है और इस वायुमंडलीय दाब से इसको गुणा करें तो 0 से 0 गया, और इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग आता है 159.6 mmHg, अर्थात 159.6 mmHg के बराबर आता है। इसको हम 159 भी लिख सकते हैं, तो कई जगह इसको 160 भी लिखा जाता है। तो ये हमारे ऑक्सीजन का आंशिक दाब आ गया कि 100 में 21% है हम कह रहे हैं वायुमंडल में, और उसको वायु दाब से गुणा करते हैं वायुमंडलीय दाब से, तो ये पूरे वायुमंडल का ऑक्सीजन का आंशिक दाब आ गया। इसी तरह से CO2 का आंशिक दाब देखें अपन, CO2 का आंशिक दाब, तो हम आंशिक दाब CO2 का कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि 0.03% है, तो हम कह रहे हैं कि ये 0.03% है और वो भी 100 में से 0.03% ही है, और 760 से इससे गुणा करें तो ये लगभग 0.2 mmHg आता है। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब तो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत अधिक है, तो ये इस तरह से आराम से ऑक्सीजन का है वो वायु कुपिकाओं में विसरण हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वायु कुपिका में केवल ऑक्सीजन का ही विसरण होता है। अब जैसे हम ये एक बात करें कि जैसे वायुमंडल में ले लें हम, ये है वायुमंडल, तो उसमें जैसे ऑक्सीजन PO2 ले लें अपन, इसको तो कहते हैं PO2 और इसको कहते हैं PCO2। तो PO2 का मान हम ले लें 159
और यहाँ पर PCO2 ले लेते हैं 0.2, ये नॉर्मल हमने ज्ञात कर लिया है। और जब ये हमारे वायु कुपिकाओं में होती है, वायु कुपिका में, तो इस PO2 का मान रह जाता है 105 और PCO2 का मान हो जाता है 40। PO2 का मान क्योंकि कुछ इसमें अवशोषित हो गई, और PCO2 का मतलब है यहाँ से ऊतकों से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। और जैसे हमारा को रक्त है, अशुद्ध रक्त की बात करें, अशुद्ध रक्त में क्या होगा, PO2 तो बहुत कम होगी और PCO2 ज़्यादा होगी। तो अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या ज़्यादा घुली हुई, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई, ऑक्सीजन बहुत कम हो। तो अब देखो, वायु कुपिका अशुद्ध रक्त है, तो होगा क्या कि इसमें विनिमय कैसे होगा। देखो यहाँ 105 है, यहाँ 40 है, तो ये अधिक है, अधिक सांद्रता, इसकी कम सांद्रता, तो ये आराम से ये ऑक्सीजन है वो रक्त के अंदर चली गई, इसका विसरण हो गया। यहाँ पर अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सांद्रता में है जबकि वायु कुपिका में कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु कुपिका में आ गई मिश्रण के द्वारा। तो इस तरह से ये निश्चित हो रहा है कि आंशिक दाब में अंतर के कारण, ये क्यों हो रहा है, आंशिक दाब में अंतर के कारण, आंशिक दाब में अंतर के कारण विसरण हो रहा है, ये विसरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जैसे अशुद्ध रक्त है, तो ऊतकों में क्या होता है, लगातार ऑक्सीजन का उपभोग होता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता रहता है ऊतकों में। और जिससे क्या होगा, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है। तो ऊतकों में स्थिति क्या आती है, ऊतकों या कोशिकाओं के अंदर PO2 तो कम होने लगेगा और PCO2 है वो बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा, जो श्वसन झिल्ली होगी उसके दोनों तरफ गैस, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी उसके आंशिक दाब में अंतर आ जाएगा, और इसी आंशिक दाब के अंतर के कारण श्वसन झिल्ली से विसरण द्वारा गैसों का विनिमय किया जाता है। तो इसी टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि गैसों का विनिमय आखिर क्यों होता है, किसके द्वारा होता है, श्वसन झिल्ली के द्वारा। श्वसन झिल्ली कुपिकाओं किसके बीच में होता है, वायु कुपिकाओं और रक्त के बीच में। कारण क्या है इसका, कारण है आंशिक दाब में अंतर। ये जो गैसों का आंशिक दाब होता है इसमें अंतर के कारण ही विसरण होता है। अगर ये अंतर 0 होगा तो क्या विसरण होगा, नहीं होगा, तब गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि लगातार कोशिकाओं में, ऊतकों में ऑक्सीजन की खपत होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहती है, तो ये अंतर बिल्कुल बना रहेगा और हमारे श्वसन की जो प्रक्रिया है, विसरण की प्रक्रिया है, वो सामान्य बनी रहती है। तो इस तरह से आंशिक दाब के कारण है ये विसरण की प्रक्रिया होती है, जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे हमने तीसरे जो चरण को है कि आगे जो रुधिर में ये O2 और CO2 आकर घुल गई है, या आगे ऊतकों तक इसको कैसे पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाएगा, वापस आते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेके आएगा, तो वो तीसरे चरण में अपन इसका अध्ययन करेंगे।